Listen, boys and girls, we have studied the principle of potentiometer. Principle of potentiometer क्या है? जितना दूर वायर में जाओगे चलते चलते उतना पोटेंशियल ज्यादा खर्च होगा. पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. समझो, यहाँ से 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक अगर चलेगा करंट यहाँ चलेगा तो क्या होगा? अगर ये हमको ये जो ड्राइवर ये ऑक्सिलरी बैटरी है, अगर ये हमको 30 वोल्ट्स देती है, 30 वोल्ट, तो अब सेल के यहाँ पर जो चार्ज है उसमें कितनी एनर्जी लेगी? 30 वोल्ट है ना. एनर्जी पर यूनिट चार्ज विल बी 30 वोल्ट पर कूलम. यहाँ पर इतनी एनर्जी लेगी. जब यहाँ आएगा तो 30 वोल्ट में से क्या हो जाएगा? मान लो उसके पास 22 वोल्ट बाकी रहेगी, समझो. क्यों? क्योंकि 30 यहाँ से 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चलने में उसके लगभग 8 वोल्ट खर्च हो जाएंगे. वोल्ट यानी क्या? एनर्जी. 8 वोल्ट की एनर्जी खर्च हो जाएंगी. फिर वो यहाँ चलेगा तो और एनर्जी खर्च होगी, फिर यहाँ चलेगा तो और एनर्जी खर्च होगी. तो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप इन एनर्जी, पोटेंशियल यानी एनर्जी, ड्रॉप इन पोटेंशियल is directly proportional to length traveled by the charge. जितना ज्यादा लेंथ चलेगा चार्ज उतनी उसकी एनर्जी, उतना उसका पोटेंशियल कम होगा. तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. चार्ज यहाँ पर है तो अभी उसमें फुल एनर्जी भरी हुई है, अभी जोश है, उसमें एनर्जी है. चार्ज जब यहाँ आएगा चल के थोड़ा दूर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा. फिर जब वो यहाँ आएगा आगे और तो उसका एनर्जी और कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो जाएगा. फिर जब वो यहाँ आएगा तो उसका पोटेंशियल और कम. ऐसा करते 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 जब वो पॉइंट बी पर आएगा तो पूरा पोटेंशियल जितना उसको मिला था, मान लो 30 वोल्ट मिला था, तो पूरा 30 वोल्ट खत्म हो जाएगा, 0 वोल्ट बचेगा उसके पास. पूरी एनर्जी खर्च हो जाएगी उसकी. मीनिंग समझ गए? तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो चालू करते हैं. और आप लोग 10 पास है, सब 9 भी पास है. तो आपने 10th में या 9th में ये पढ़ा था कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इफ रेजिस्टर्स, पैरेलल का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन वाला पैरेलल नहीं होता. पैरेलल का मतलब होता है ब्रांचेस. ये तीनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है. तो जितनी ब्रांचेस में करंट डिवाइड होता है हम कहते हैं उतनी ब्रांचेस कैसी है? पैरेलल में कनेक्टेड है. तो यहाँ से करंट आए. बचपन की कहानी, 10th की कहानी, सीबीएसई 10th में था और स्टेट बोर्ड में 9th में था. ये रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इसका भी यूट्यूब लेक्चर है बना हुआ. तो यहाँ से करंट आए, एमीटर ने बताया. करंट आके क्या हुआ? ये है रेजिस्टेंस R1, यहाँ करंट गया I1. ये है रेजिस्टेंस R2, यहाँ करंट गया I2. ये एमीटर नंबर 2 ने इनके बताया. और ये रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ करंट कितना आया? I3. और आप बताओ, आपको मालूम है पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम जाता है, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाता है. तो जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम जाता है, लेकिन V कैसा रहता? कांस्टेंट रहता. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पैरेलल में कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. बस वही बात यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं. कैसे पता करेंगे? अगर हमको पता करना है यहाँ कितना वोल्टेज खर्च हुआ, यहाँ कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, तो सबका सेम है. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता. तो अब ध्यान से समझो. दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर. जनरली 2 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का लंबा पोटेंशियोमीटर वायर यूज किया जाता है. ज्यादा लंबा यूज करेंगे वायर तो अच्छी बात है, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ती है. तो दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज नियरली 2 मीटर टू 10 मीटर एंड द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. है ना? सबसे बड़ी खास कंडीशंस क्या क्या है? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा, कहीं वायर बारीक रहेगा कहीं मोटा रहेगा, तो रेजिस्टेंस कहीं कहीं ज्यादा रहेगा कहीं कहीं कम रहेगा. और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो वोल्टेज क्या होगा? जल्दी ड्रॉप हो जाएगा.
1 मीटर में 2 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए समझो, तो वो आधा मीटर भी 2 वोल्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहा उतना वोल्टेज खर्च भी ज्यादा होता, ड्रॉप भी ज्यादा होता। तो हमको चाहिए ये पूरा रेजिस्टेंस कैसा रहे, सेम रहे। रेजिस्टेंस एक जैसा रहेगा तो वोल्टेज भी खर्च एक जैसा रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप स्टेबल रहना चाहिए, इसके लिए वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंपल्सरीली यूनिफॉर्म रहना चाहिए। पूछा जाता है कि इसमें एरर्स कहां आ सकती है या इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है। तो प्रिकॉशन नंबर 1, द पोटेंशियोमीटर वायर AB must have uniform area of cross section। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए हर जगह। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेना है, तो ये जो ड्राइवर बैटरी है या जिसको ऑक्सिलियरी बैटरी भी कहते हैं, यहाँ हम चाहे तो लेक्लांचे सेल यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आया नहीं आया? लेक्लांचे सेल यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टेबल ईएमएफ देता है। तो हमको यहाँ ड्राइवर या ऑक्सिलियरी बैटरी ऐसी लगाना है कि जिसका ईएमएफ E1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर समझो ये 2 वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की है, अगर मान लो ऐसा, तो ये क्या होना चाहिए, उनसे ज्यादा 10 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसा कुछ है तो ये 20 वोल्ट लगाना चाहिए। E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 एंड दिस E, इसका ईएमएफ कितना है, E मस्ट बी ग्रेटर देन E2। E1 से भी ज्यादा होना चाहिए और E2 से भी ज्यादा होना चाहिए, पहला प्रिकॉशन। दूसरा, इसका जो ईएमएफ है वो स्टेबल रहना चाहिए। ईएमएफ यानी क्या है, एनर्जी गिवन बाय द सेल और बैटरी टू द चार्ज। तो चार्ज को जो एनर्जी देगा वो हर बार सेम एनर्जी देना चाहिए, करंट सेम रहना चाहिए, करंट स्टेबल होना चाहिए। ईएमएफ स्टेबल रहना का मतलब अगर ईएमएफ स्टेबल रहेगा तो करंट भी स्टेबल रहेगा। चलो ठीक है, तो ये है ड्राइवर बैटरी। और क्या प्रिकॉशन है, तो E1 एंड E2 का कनेक्शन जो है, इनको हमेशा कैसे कनेक्टेड करना है। इनका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करना है। इसका मीनिंग क्या है, यानी E1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए और E2 का जो पॉजिटिव है वो भी इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए। डायग्राम बनाते समय ऐसा इसको उल्टा मत कर देना, इसको या इसको नीचे और इसको ऊपर उल्टा कर देंगे। पोलैरिटीज का ध्यान रखना जरूरी है। E1 का पॉजिटिव E के पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए, E2 का भी पॉजिटिव E के पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन है E मस्ट बी ग्रेटर देन E1, E must be greater than E2 also। दूसरा, E must be extremely stable, constant एनर्जी देना चाहिए। तीसरा प्रिकॉशन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म देना चाहिए। चौथा प्रिकॉशन है कि E1 और E2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, E1 कनेक्टेड पॉजिटिव टू पॉजिटिव विद E ड्राइवर बैटरी के साथ में पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करना है, E1 का पॉजिटिव भी और E2 का पॉजिटिव भी। मीनिंग समझ आ रही है? हाँ, अब चालू करते हैं। और वायर कौन सा यूज करना है, मैंगनीज या यूरेका। क्यों? ज्यादा देर भी करंट फ्लो हुआ तो वायर गर्म भी हो गया तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता नहीं है। वायर गर्म भी हो गई है तो रेजिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। वरना अगर सादा वायर यूज करेंगे कोई और, तो वायर गर्म आके रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जल्दी जल्दी होगा या धीरे धीरे होगा, जल्दी जल्दी है ना। तो इसीलिए हमको रेजिस्टेंस को ऐसा बढ़ाना भी है, बीच बीच में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट वायर पे नहीं होना चाहिए। तो मैंगनीज वायर, इसको भी चाहे तो प्रिकॉशन में लिख सकते हैं कि ऐसा वायर यूज करो जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस न बढ़ने पाए, उतना ही रहना चाहिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आए, कैसा करंट है वो, स्टेबल करंट। स्टेबल करंट यहाँ आया और ये दो ब्रांचेस कैसे ऊपर की और नीचे की पैरेलल में। तो करंट क्या करना चाहेगा, ये आए, बोलेगा मैं ऊपर जाता, ये करंट में से थोड़ा भाग I1 बोलेगा मैं ऊपर जाता और I2 बोलेगा मैं इधर जाता, पैरेलल में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, तो हम अगर समझो ये भी अपना करंट देना चाहेगा, समझने के लिए इसने अपना करंट दे दिया I2, नहीं
इसने अपना करंट दे दिया I1 डैश। तो अगर इसका करंट ज्यादा रहेगा E1 का तो क्या होगा, ये कम पड़ जाएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये ज्यादा EMF है तो करंट इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर इसका करंट ज्यादा रहेगा, ध्यान से समझना, अगर इसका तो करंट ज्यादा है ही, पहली बात इसका करंट ऑलरेडी ज्यादा है, अगर इसका करंट ज्यादा है और इसकी ताकत ज्यादा है तो ये अगर करंट ज्यादा दे देता है तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा और ये करंट ऐसा जाएगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। पहले इसका नाम क्या है, इंडिविजुअल सेल मेथड, सेपरेट सेल मेथड, यानी E2 को पहले बंद रखना है, ऑफ, स्विच ऑफ। सिर्फ किसको कनेक्ट किए, E1 को। करंट यहाँ से आएगा, कौन सा करंट आएगा, ये ड्राइवर बैटरी का I करंट आएगा, दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, I2 इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा। अगर I1 ज्यादा है किससे, इसके सेल के करंट से, और ज्यादा ही रहने वाला है। अगर ये ज्यादा हो जाता है, मान लो पहले ये अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, इसमें से करंट जाएगा और करंट किधर जाएगा, ये E1 के पॉजिटिव से ये थोड़ा सा करंट दे रहा है और ये अगर ज्यादा करंट दे रहा है तो इसका ज्यादा करंट ऐसा आएगा, इसके थोड़े से करंट को न्यूट्रलाइज करेंगे और आगे बढ़ते जाएगा और गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा। कब, अगर गैल्वेनोमीटर को यहाँ टच किए तो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, समझाता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान से। चाहे तो इसको मैं 2 मिनट में समझा के खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, इसका करंट खर्च होगा कुछ, तो अब देखो ये करंट ज्यादा है I1, तो ये इसमें से गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये करंट क्या करेगा मालूम, यहाँ से जाएगा ऐसा, इसमें से जाएगा ऐसा, यहाँ से घूमेगा और यहाँ से आएगा, एक सर्किट बनाएगा, ठीक है। और अब ध्यान से, ये करंट यहाँ जा रहा, लेकिन अगर हमने गैल्वेनोमीटर के पेंसिल जॉकी रहती गैल्वेनोमीटर पे, हमने क्या किया, उसको टैप किए, यहाँ टैप किए, यहाँ टच किए, टच 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 टच, मान लो हमने उसको यहाँ टच कर दिया, ये पॉइंट है D, और पॉइंट D पर टच करने से अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है ना, नल डिफ्लेक्शन अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है इसका मतलब जितना करंट इधर आ रहा है उतना करंट ये भी दे रहा है ना, और ये उतना ही करंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, और इसका करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, किसी का करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट आगे ताकत, मैंने कल समझाया था। तो जितना ताकत ये लगा रहा है प्रेशर, जितना EMF ये दे रहा है, EMF यानी क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी यानी क्या, प्रेशर, चार्ज को कितना प्रेशर, तो जितना प्रेशर, जितनी एनर्जी से चार्ज को ये इधर धकेलना चाहता है, उतनी एनर्जी से ये भी चार्ज को इधर धकेलना चाह रहा है। अच्छा देखो, अगर ये पॉइंट हम दूर दूर ले जाएंगे, ध्यान से, अगर ये पॉइंट मैं D यहाँ टच करता हूं, यहां से यहां तक, तो ये तो एनर्जी दे रहा है, यहां से यहां जाने में एनर्जी क्या होगी, कम खर्च होगी या ज्यादा। अच्छा, ये यहां से B डैश पर, B1 पर जाने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी या D2 पर, D2 पर। तो ये अगर यहाँ ज्यादा एनर्जी खर्च कर देगा तो इधर एनर्जी ज्यादा लगा पाएगा या कम, कम लगाएगा, इधर ज्यादा एनर्जी खर्च कर देगा तो इधर एनर्जी कम लगाएगा, है ना। तो यहाँ अगर हमने यहाँ टच किया जॉकी को, ध्यान से समझना, अगर जॉकी को यहाँ हमने टच किया तो यहाँ एनर्जी कैसी खर्च हुई, कम खर्च हुई, तो यहाँ कैसी रहेगी, ज्यादा, और यहाँ एनर्जी ज्यादा देगा तो इसकी एनर्जी, E1 की एनर्जी कम हो जाएंगी और इसकी एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ का चार्ज क्या करेंगे, इधर वाले चार्ज को लेना हटवे साथ बीच में से, और वो उसके ऐसा आके गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा, मीनिंग समझ रहे हो, यहाँ से चार्ज, मीनिंग समझ रहे हो, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या है ये, है ना, यहाँ ध्यान दो, रेजिस्टेंस ये कम है, यहाँ एनर्जी कम खर्च होगी, किसकी एनर्जी, ड्राइवर बैटरी की, ड्राइवर बैटरी की एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी कम खर्च होगी तो इधर वो एनर्जी ज्यादा देगा, इधर एनर्जी ज्यादा देगा तो यहाँ का चार्ज बहुत प्रेशर से भागेगा, और इधर का जो चार्ज आ रहा है E1 का प्रेशर से, उसको हकाल देंगे, धक्का मारेगा और खुद उसको धक्का मार के आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा, उसका कोई डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन अगर हम इसको इधर कनेक्ट करते हैं, दूर ले जाते इधर,
तो क्या हुआ, यहाँ एनर्जी क्या खर्च हुई, ज्यादा। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा खर्च हुई तो इधर वो एनर्जी कम देगा, और इधर एनर्जी कम देगा तो इसकी एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी है करंट, इधर देखो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा, दूर जाने तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो यहाँ करंट क्या जाएगा, कम। यहाँ करंट कम जाएगा तो यहाँ करंट कैसा जाएगा, ज्यादा, क्योंकि करंट कैसा है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ से दूर जा रहे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम, क्योंकि वोल्टेज कैसा रखना है, पैरेलल। तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट यहाँ कम जाएगा, यहाँ कम करंट जाएगा तो यहाँ ज्यादा करंट जाएगा, और यहाँ ज्यादा करंट जाएंगे तो उसके करंट को क्या कर देगा, बैलेंस। और यहाँ करंट फ्लो होगा क्या, फिर बैलेंस हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा मतलब इसकी ताकत और उसकी ताकत एक जैसी होगी, और पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता, सेम। तो ए से बी तक जितना वोल्टेज है यहाँ खर्च हो रहा, V = IR, यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना ही E1 की भी ताकत रहेगी। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ये भी तो रेजिस्टेंस से काम करेगा। कैसे, ये सेल है, ये करंट देना चाहेगा इधर और ये भी इधर देगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत कम, और इसका रेजिस्टेंस से काम करना नहीं, उल्टा करंट भेज के। तो इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो यहाँ करंट कम, लेकिन ईएमएफ कैसा है ना सबका सेम। हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका भी मिल जाएगा हमको। तो ये कैसे कनेक्टेड है, ये वाली ब्रांच ए से D2 और ए से ये वाला ऊपर का ब्रांच कैसे है, तो जितना ए से D2 के बीच में ईएमएफ खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगी, उतनी एनर्जी ऊपर भी खर्च होगी। तो ऊपर की एनर्जी हमको मालूम नहीं, क्योंकि ये सेल जो है हमने नया लाया खरीद के दुकान से, और ये कितनी एनर्जी दे सकता है, कितना ईएमएफ दे सकता है, ये हमको नहीं मालूम। तो हमने क्या करे, ईएमएफ बैलेंस करके देखे, और इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, करंट ये गैल्वेनोमीटर में से कितना फ्लो है, 0। इसका मतलब इसमें जितनी एनर्जी है इसने इतनी एनर्जी दिया, और दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई तो हमको पता चलेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल कि अगर ये अंसार सर है और एक छोटे बच्चे से अंसार सर की फाइट हो रही, तो अंसार सर ने लड़के को धक्का मार के गिरा दिए, तो पता चलेगा कि अंसार सर में टोटल कितनी ताकत है, नहीं। ताकत तो तब पता चलेंगी जब अंसार सर की बराबरी वाला कोई आएगा, ये जा सकती ताकत ज्यादा है, और वो भी अंसार सर को धक्का मारेंगे और अंसार सर भी उसको धक्का मारेंगे, और कोई भी पीछे नहीं जाएगा, पंजा लड़ाते है ना मैं पीछे जा रहा हूँ ना वो पीछे जा रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा, उसकी ताकत अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपको मेरी भी ताकत पता चलेगी। अगर वो ज्यादा ताकत वाला है और मुझे नहीं धकेल पा रहा, और मैं ज्यादा ताकत वाला हूँ मैं उसको नहीं धकेल पा रहा, इसका मतलब दोनों की ताकत एक जैसी है। तो ये यहाँ का करंट क्या बोलता, मैं इधर धकेलूंगा, करंट इधर भेजूंगा, और ये बोलता मैं करंट उधर भेजूंगा, और दोनों बैलेंस हो गए, करंट फ्लो हो रहा क्या नहीं, तो हमको इसकी पूरी ताकत का अंदाजा लग गया है ना। और कैसे लगा, हमने इधर वाले की ताकत देख ली है कि ये इधर कितनी ताकत भेजता है, तो इधर भी उतनी ताकत भेज जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ताकत कैसे भेजता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, ईएमएफ कैसा रहता है, सेम। तो जितनी एनर्जी ए से डी तक भेजा उसने, उतनी एनर्जी ऊपर भी भेजा। तो ए से डी की एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं क्या, यस। हमको मालूम है यहाँ से 0 से 1 मीटर दूर चल के आए तो समझो कितना वोल्ट खर्च होता है, 2 वोल्ट। 1 मीटर दूर चल के आए, यहाँ आए तो कितने मीटर हो गए, 2 मीटर दूर हो गए, तो 2 मीटर दूर चल के आए तो कितना वोल्ट खर्च हो जाता, 4 वोल्ट खर्च हो जाता। वोल्टेज ड्रॉप, इसको खर्च होने के बजाय ऐसा लिखता, चार्ज यहाँ था तो कितना वोल्ट था उसका 30, यहाँ आया तो कितना वोल्ट था 28 वोल्ट बचा, यहाँ आया तो 26 वोल्ट बचा, फिर और 1 मीटर दूर आया तो 24 वोल्ट बचा, और 1 मीटर दूर आया तो 22 वोल्ट बचा, और 1 मीटर दूर आया तो कितना वोल्ट, 20 वोल्ट बचा। तो एक वोल्ट में कितनी, एक मीटर दूर चलने में, यहाँ से 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर है ना, 1 मीटर चलने में कितना वोल्ट खर्च हो रहा है, 1 मीटर चलने में कितना वोल्ट खर्च हो रहा है, 2 मीटर। और ये कितने मीटर पे आया, 6 मीटर पे, 6 मीटर पे आया, तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा, 18 वोल्ट। ध्यान से, यहाँ कितना होगा 18 वोल्ट, मतलब ये 30 वोल्ट से निकला और यहाँ 18 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने वोल्ट खर्चा हुआ, नहीं, यहाँ
उसके पास टोटल एनर्जी 20 वोल्ट की थी, लेकिन थोड़ा चला तो एनर्जी कम हो गई, और चला तो एनर्जी कम हो गई, और चला तो एनर्जी कम हो गई, और चला तो एनर्जी कम हो गई। जितना आगे जा रहा उतनी एनर्जी कम होगी, वोल्टेज उसका ड्रॉप होता जा रहा, वोल्टेज यानी एनर्जी ड्रॉप होती जा रही है। तो एनर्जी ड्रॉप कितनी होगी यहाँ आएगा 2 वोल्ट, यहाँ हुई 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ से यहाँ आए तो नल पॉइंट मिला, 12 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, ऊपर भी कितनी दिया होगा, इसका मतलब इसका ईएमएफ कितना है, समझ गए? इसकी पूरी ताकत हमको पता चल गई 12 वोल्ट है। क्या हम वोल्ट मीटर से पता कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर अगर ये सेल है और अगर हम इस सेल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते थे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते थे तो क्या होता था? वोल्ट मीटर को चलाने के लिए, वोल्ट मीटर का कांटा घुमाने के लिए, वोल्ट मीटर के अंदर क्या रहता मालूम है? अगर हम वोल्ट मीटर को खोल के देखते हैं, छुट्टी का तो कोई टेंशन नहीं है ना, आपको 10-15 मिनट देखो। हाँ, अगर हम वोल्ट मीटर को खोल के देखते हैं तो वोल्ट मीटर में ऐसा नॉर्थ पोल रहेगा, ऐसा साउथ पोल रहेगा, अलग अलग नहीं रहता, ये हॉर्सशू शेप रहेगा, इसमें हॉर्सशू शेप मैग्नेट रहेगा प्राइम में, वोल्ट मीटर में। उसके बीच में एक रहता आयरन कोर सिलेंडर, लोहे का सिलेंडर, उसके ऊपर ऐसा वायर आता और वायर ऐसा गोल गोल लपेट ट्विस्ट रहता और ऐसा रहता, और इधर दूसरा किनारा रहता, और वोल्ट मीटर में एक जगह प्लस लिखा रहता है, फिर माइनस लिखा रहता है ना। और ये जो कॉइल है जो रेक्टेंगुलर गोल गोल घुमा, इसके ऊपर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर वो पॉइंटर चिपका देते काटा ऐसा, और यहाँ रीडिंग दे देते 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा रीडिंग दे देते। ये अपने को कहाँ पढ़ना है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का जब चैप्टर आएगा वहां हमको ये पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना, वहां मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो क्या होगा, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और वोल्ट मीटर को हम कैसा कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिए, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, यहाँ से क्या आया करंट, और करंट आके कहाँ से जा रहा, ये कॉइल में से जा रहा, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव से करंट आया वोल्ट मीटर में, तो इधर आ रहा, तो करंट वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में आया। अब इसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है? कुछ है, ये जो वोल्ट मीटर है उसका भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो यहाँ एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? और पता है ये कैसे काम करता है? ये काम करता है आपके 10 स्टैंडर्ड के रूल पर। कौन सा? अब करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, जैसे देखो ये करंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, इसमें से करंट आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और परमानेंट मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, टकराएंगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इसमें करंट फ्लो होगा तो गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बचपन कॉलेज राइट हैंड थंब रूल वगैरह, तो इस दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होना चाहिए। लेकिन फैराडे ने बोला नो टू लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत पढ़े लिखे लोग है ना। हाँ, तो ये क्या होगा, ये इस पर फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा उसका भी हमको फॉर्मूला आने वाला है, मेन साइन थीटा देता है, फिर बाद में बताऊंगा। तो वो फोर्स एक्ट होगा, उससे ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो पॉइंटर भी घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा तो रीडिंग मिलेगी। तो पॉइंटर को घुमाने रीडिंग देने के लिए इसके रेजिस्टेंस में, इसमें भी कुछ करंट है, करंट है, इसका रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ कुछ एनर्जी खर्च हो, तो यहाँ वोल्ट मीटर में कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। तो वोल्ट मीटर से पूछे कि ये कितनी एनर्जी दे सकता है, तो वोल्ट मीटर का खुद का कांटा घुमाने जो एनर्जी उसने खा लिया वो नहीं बताता, बाकी दूसरी एनर्जी बताता। अगर ये 12 वोल्ट का है और वोल्ट मीटर से पूछे कितना वोल्ट दे रहे, बोलता 10 वोल्ट दे रहा है आपका सेल, तो 10 वोल्ट बता रहा हूँ, हालांकि सेल कितना दे सकता है 12 वोल्ट। उसकी असली ताकत पता नहीं चल रही, असली ताकत तो यहाँ पता चल रही कि जितनी वो ताकत दे रहा है वो भी इतनी दे रहा है और इक्वल हो जा रही। और इसकी ताकत कितनी है, ये इधर नीचे वाले की ताकत कितनी, 12 वोल्ट, तो हम समझ गए इसकी भी 12 वोल्ट। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम है। बात समझ में आई किसी को? और इसी को शब्दों में लपेटना है तो मैं 2 मिनट में बुक से पढ़ के चले जाऊंगा यहाँ से, फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 221, 11 स्क्वायर, 9.4.2 यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। मेरा काम है बुक से पढ़ के सुनाना, कहीं आप ये ना बोले कि सर ने क्या समझाते चले गए। ए टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, बुक में दिख रहा है ईएमएफ E1 को कैसे लिया उसने। अरे हाँ, थोड़ी कहानी बाकी रहेगी। हमने E1 को गिने
E1 पता चल गया हमको, E2 भी गिन सकते हैं हम। हाँ अच्छा, हमने ये कैलकुलेशन तो कर लिए, लेकिन हम ये बार बार ये सब गिनते बैठेंगे कि 1 मीटर आना। हम क्या करेंगे मालूम है, हम ये 2-2 वोल्ट खर्च होगा, 1 मीटर में 2 वोल्ट खर्च होगा, इसका भी टेंशन नहीं रखना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, वोल्टेज, अब ध्यान से समझो, मैं यहां लिख रहा हूं EMF E1 जो था, ये जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा इधर भी उतना लंबा ही जाएगा। EMF is directly proportional to, या E is equal to, E is directly proportional to L हो जाएगा, L1। और L1 क्या है, ये L1 है, A से B1 तक, इसको L1 बोलेंगे। A से B1 तक को क्या बोलेंगे, L1, लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ ये आपको पता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, इक्वेशन 1। अब सेकंड टाइम क्या करेंगे, हम इसको कनेक्शन से हटा देंगे और इसको लगाएंगे। अब इस बार क्या होगा, ये अपना प्रेशर देगा और ये अपना प्रेशर देगा, तो दोनों की ताकत इक्वल पता चल जाएगी। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा। अब इसका, अगर इसका EMF ज्यादा है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड L? अगर इसका EMF ज्यादा है तो L2 जो है नेक्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट दूर मिलेगा, और इसकी ताकत अगर कम है, E2 का EMF कम है, तो वो कहाँ मिलेगा। मैं ये जानबूझ के क्या कर देता, तो यहाँ मिला, इसका नाम दे दिया मैंने D2। A से D2 इतना लेंथ चलने के बाद, इतना लेंथ चलने के बाद D2 मिला, इसका मतलब EMF E2 ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा E2 is equal to, K तो कांस्टेंट है, into L2। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा मालूम है, ऐसा करने से हम इनका रेशियो जब ले रहे तो K के कैंसिल हो गए। हम ये जो पता कर रहे हैं ना कि 1 मीटर चलने में 2 वोल्ट खर्च होता है, 2 मीटर चलने में 4 वोल्ट खर्च होता है, हमको इतना गिनने का झंझट ही नहीं है। क्यों, हमने डिराइव किया E1 अपॉन E2 is equal to L1 अपॉन L2। अब E1 जो इनमें से एक जो रहेगा हमको मालूम रहेगा, हम लैब में 12 महीने अच्छा सा एक लाके लगा देंगे। एक E1 मेरे पास 12 महीने लैब में लगा रहेगा, ये E2 की जगह में खाली रखूंगा। फिर आपने दुकान से सेल खरीद के लाए और उस पर लिखा है 9 वोल्ट, और आपको डाउट हो रहा है कि वो 9 वोल्ट का है कि नहीं है। दुकान वाले झूठ तो नहीं लिख के दे रहे, सेल जल्दी डाउन हो जा रहा। पहले आपने 9 वोल्ट का लाए थे, जल्दी से सेल डाउन हो गया, घड़ी में सेल लगाए, जल्दी खत्म हो गया सेल। इस बार खरीद के लाए तो बोला चेक कर लेंगे लैब में जाके, तो आपने मुझे सेल ला के दिए, E2 यहाँ लगाया मैंने, और फिर मैंने चेक किया तो मुझे E1 मालूम है, मुझे L1 L2 मालूम है, तो E2 डायरेक्टली मालूम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, K तो कैंसिल होगा। तो अब हमको यहाँ K पता करने की भी जरूरत नहीं है। K का मतलब क्या होता है, VAB अपॉन L स्क्वायर K। याद है थोड़ी देर पहले हमने बोले 1 मीटर चले तो 2 वोल्ट खर्च होता, 2 मीटर चले तो 4 वोल्ट खर्च होता, 3 मीटर चले तो 6 वोल्ट खर्च होता, 4 मीटर चले तो 8 वोल्ट खर्च होता। तो ये जो हमारा हिसाब है, ये हिसाब करने की भी जरूरत नहीं हमको, बस L1 लाओ, L2 लाओ, E1 मालूम है, E2 अपने आप मालूम है। यानी 2-2 मीटर गिनने का, 1-1 मीटर में 2 वोल्ट खर्च होगा, ये भी गिनने का झंझट नहीं है, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया उड़ाते, है ना। तो इसको बोलते हैं टू कंपेयर EMF, कंपेयर यानी रेशियो लाना बाय इंडिविजुअल और सेपरेट सेल मेथड। और कोशिश करना चाहिए जितना E2 हो सकता है अंदाजन E1 उतने आसपास ले ले। कैडमियम सेल को भी तो पढ़ के नहीं सुना था मैं, है ना, क्या बोलते, क्या सुनाओ सुनाओ। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है मालूम है, यहाँ लिखा है एप्सिलॉन 1, यहाँ लिखा है एप्सिलॉन 2, और यहाँ लिखा है एप्सिलॉन। मैंने जहाँ E लिखा है टेक्स्ट बुक में, वहाँ एप्सिलॉन यूज किया, कुछ भी यूज करो चलता है। मैं पढ़ रहा हूँ मेथड 1। A potentiometer circuit is set up by connecting a battery of EMF E, ये बैटरी उसका नाम ड्राइवर बैटरी है, with a key K है, and rheostat RH। ये rheostat का क्या फंक्शन है, rheostat का के लिए लगाएगा, rheostat यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो करंट क्या होगा। अच्छा, मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो पूरे वायर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। पूरे वायर में रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल जल्दी जल्दी ड्रॉप होगा या धीरे धीरे ड्रॉप होगा, धीरे धीरे होगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ उससे तो पोटेंशियल जल्दी जल्दी ड्रॉप होगा। तो चाहे कुछ भी रखो, आपकी मर्जी, जल्दी जल्दी। तो रीडिंग अगर डाउटफुल लगती है E1 और E2 की,
तो एक बार क्या करो, पोटेंशियल रेजिस्टेंस ज्यादा रखो, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, 1-1 मीटर में 2 वोल्ट होने के बजाय 1-1 मीटर में 4-4 वोल्ट खर्च हो जाएंगे। और एक बार क्या करो, रेजिस्टेंस कम रखो, तो वोल्टेज ड्रॉप भी धीरे धीरे होगा। तो ऐसे अलग अलग रख सकते हैं रियोस्टेट्स में। रीडिंग बार बार एरर हटाने के लिए काम में आता है वो, लेकिन कोई पूछता नहीं, इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछता ऐसा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई विद अ की के, ये देखो सीरीज में बैटरी के साथ ईएमएफ, ये रियोस्टेट है, सच दैट पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, ये देखो पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पोटेंशियल उसका 30 वोल्ट है, ज्यादा है। एग्जाम में 30 वैल्यूज मत लिखना, समझाने के लिए था वो। पोटेंशियल देन बी, और बी पर आता है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ वोल्ट गिर रहा है ना वोल्टेज, उसका एनर्जी कम हो रही है, यहाँ आएगा तो एनर्जी खत्म, कम। द सेल्स हुज ईएमएफ आर टू बी कंपेयर्ड, जिनका ईएमएफ कंपेयर करना है E1 एंड E2 आर कनेक्टेड विद देयर पॉजिटिव टर्मिनल्स एट ए। इसका भी पॉजिटिव ए पर आना चाहिए बैटरी के पॉजिटिव से, और E2 का भी पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को ए पर जोड़ना चाहिए। एंड नेगेटिव टर्मिनल्स टू द एक्सट्रीम टर्मिनल्स ऑफ टू वे की, और नेगेटिव टर्मिनल टू वे की, टू वे यानी या तो E1 को इससे कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर से, या तो E2 को, दो में से कोई एक को कनेक्ट कर सकते, दोनों को नहीं। द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ द टू वे इज की इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ये जो सेंट्रल की है E1 या E2 को लाने वाली उससे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा किनारा कहाँ है, पेंसिल चौकी, चाकू के जैसी नोक वाला पेंसिल आपने देखे लैब में। The central terminal of the two-way key is connected to a galvanometer. The other end of the galvanometer is connected to a jockey. J, लिखो क्या है J? या नहीं jockey हो। K, key is closed. चाबी ये क्लोज करेंगे मतलब चालू करेंगे स्विच ऑन, ये चालू करेंगे तभी तो इधर से करंट चालू होगा। And then key K1 and key K2. अब इसकी यहाँ की रख दी है, K1 and K2 चालू की, जो भी चालू करना है। कि K1 is closed, यानी ये स्विच चालू करेंगे और ये बंद, और थोड़ी देर के बाद ये चालू और ये बंद। Therefore the cell of EMF E1 comes into circuit, इसको स्विच ऑन करेंगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा, ये ऐसा कर दिए। तो ये कोई इसमें कोई करंट आगे कुछ काम का नहीं है ना, बस छुट्टी होने वाली है। The null point is obtained by touching the jockey at various points on the potentiometer wire AB. टैप करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे, हीट बनेगा फ्रिक्शन से। Let L1 be the length of wire between null points and point A. ये null point B1 और A के बीच की लेंथ कितनी है, L1, और यहाँ जो ये जो लेंथ आई थी सेकंड टाइम वो क्या है, L2। फिर उसका देखो बुक में क्या लिखा है, therefore E1 is equal to K into L1, where K is the potential gradient along the potentiometer wire. Now K1 is kept open, अब ये स्विच ऑफ कर दो E1 वाला और E2 को चालू कर दो, वही कहानी होगी। अब पूरा नहीं बोलता कहानी, E2 is equal to K into L2, और दोनों का रेशियो लेंगे तो K क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फिर हमको E1 मालूम है तो हम E2 बता सकते हैं, E2 मालूम है तो E1 बता सकते हैं। इस तरह ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। थैंक यू वेरी मच।